नमस्कार। मैं प्रोफेसर दाडगे टीएस आज ई एजुकेशन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड एट वेरियस स्टेजेस एंड रेमेडीज इस टॉपिक के ऊपर मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ई एजुकेशन का मतलब है शिक्षण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके फॉर्मल एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट करना, ऐसा है। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के एंड में कुछ देशों ने ये ई एजुकेशन की प्रणाली अपने देश में अडॉप्ट की है। जैसे अमेरिका या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये सब लोगों ने ई एजुकेशन स्टार्ट किया था। हम हमारे देश के बारे में अगर सोचें तो भारत ने 10 या 15 साल पहले इस एजुकेशन के बारे में शुरुआत की है, लेकिन जितनी स्पीड इसमें आना चाहिए था, इतनी स्पीड हम अचीव नहीं कर सके। ई एजुकेशन के लिए हम आज के इस समय में सोच रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आज पूरे जग में कोविड-19 नाम की महामारी आई है। इस महामारी के वजह से पूरा देश लॉकडाउन हो गया है। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई है। ये प्रॉब्लम्स 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इसका सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन ये ई एजुकेशन हम अगर आने वाले दिनों में फॉर एवर के लिए अगर अप्लाई किए तो इसके कुछ प्रॉफिट्स हमें मिल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अभी सोचने शुरुआत किया है। ई एजुकेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना, ऐसा है। एक एग्जाम्पल बोल के मैं बोलता हूँ, हम वर्चुअल क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे IITs, NIITs ऐसे संस्थाएं वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू पूरे भारतवर्ष में उनके वर्चुअल क्लासेस चलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर दूसरा एजुकेशन का माध्यम टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, ये भी आ सकते हैं। आज महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री इन्होंने घोषणा की है कि हम महाराष्ट्र में ई एजुकेशन के बारे में एक तज्ञ लोगों की कमेटी डिसाइड करके इसके बारे में हम सोचेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ई एजुकेशन हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में अपने शिक्षण मंत्री ने इसका ये किया है, उच्चारण किया है। तो यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि आज के घड़ी में ई एजुकेशन बच्चों को देते समय हमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं।
उदाहरण के तौर पर अगर बोले तो अपने पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम उतना ई एजुकेशन का जो लगने वाला इंफ्रा है, हम छोटे देहात तक, वाड़ी बस्ती, छोटा गांव, ये लोगों तक या रिमोट एरियाज, यहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, ऐसा हमें लगता है। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कुछ इनिशिएटिव लिया और कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 साल के बजाय 2-3 साल 4 साल के अंदर तो हमारा सभी ई इंफ्रा रेडी हो जाएगा। दोस्तों, ई इंफ्रा का ये जो अवेलेबिलिटी है, ये आज के डेट में रिमोट एरिया में सप्लाई करना, वहाँ डेवलप करना थोड़ा सा कठिन जाने वाला है। लेकिन अगर हम शहर अगर सोचे, शहरी एरिया, तालुका प्लेसेस, तो यहाँ एक लॉजिक हम लगा सकते हैं। आज के डेट में थोड़ा सा सोचो, शहरी एरिया में या शहरों में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सभी इंफ्रा रेडी है। 40% लोगों को अगर हम कंसीडर किए, उनके पास ये इंफ्रा रेडी नहीं है, कुछ तौर पे होगा भी, लेकिन ये रेडी कर सकते हैं। और रेडी करते समय थोड़ा इकोनॉमिकली उनको कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अदर एक्सपेंसेस को करटेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सबके पास कंप्यूटर्स नहीं है, मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का जो वर्जन है एंड्रॉयड A4 4th वर्जन या 5th वर्जन, ये उनके पास आज के डेट में कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं है। अब रहा प्रश्न 50% जो पॉपुलेशन है, जो गरीब जनता है, जो छोटे देहात में रहती है, वाड़ी बस्ती पे रहती है, रिमोट एरिया में रहती है, जो आदिवासी एरिया है, ये लोगों को ये फैसिलिटी देना, 50% लोगों को ये फैसिलिटी देना, इसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। स्कूल्स के अंदर भी हम छोटे देहात में अगर देखें तो कंप्यूटर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है। कुछ स्कूल्स में होंगे भी, कुछ विलेजेस में मोबाइल्स होंगे, लेकिन सभी लोगों के पास ये 4th वर्जन का या 5th वर्जन का जो मोबाइल है, ये अवेलेबिलिटी की पॉसिबिलिटी कम है। इसको हम अगर आज के डेट में ई एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए अगर सोचे, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ये प्रॉब्लम्स को हम स्लोली ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। रही बात ये एजुकेशन अप्लाई करने की, अगर हमने ये एजुकेशन अप्लाई करने का अगर सोचा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। आज के डेट में अपने महाराष्ट्र का इंफ्रा, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, स्टाफ की स्ट्रेंथ अगर देखें तो 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का अगर हम स्टूडेंट्स का अगर पॉपुलेशन निकाले तो हर साल 10वीं पास होने वाले स्टूडेंट्स की या एग्ज़ाम देने वालों की जो स्ट्रेंथ है, 15 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं महाराष्ट्र में। कहने का मतलब 10 क्लास में कम से कम 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स आज पढ़ाई कर रहे हैं। 11th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इसका अगर हम कंसिडरेशन अगर किए तो और स्ट्रेंथ बढ़ती है। 1.5 कोटी स्टूडेंट्स के लिए आज कम से कम 6 लाख टीचर्स हमारे महाराष्ट्र में हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, इतने लोगों का आज के डेट में हम ट्रेडिशनल या फॉर्मल एजुकेशन में जो जैसा यूज़ करते हैं, वैसा यूज़ ई एजुकेशन अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों का यूज़, जो स्किल्ड लोग हैं
जिनके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज, मोबाइल का नॉलेज या स्पीकिंग का नॉलेज है, ये लोग ई एजुकेशन, ई ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसे भी कुछ टीचर हो सकते हैं जिन्हें इस मीडिया का कुछ नॉलेज नहीं है, तो इनका क्या करना पड़ेगा? तो मेरा ओपिनियन ये है, आज के डेट में हमें मिक्स्ड मोड स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा। मिक्स्ड मोड स्ट्रैटेजी का मतलब ये है, ई इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का एप्लीकेशन हमारे शिक्षण प्रणाली में करना है, लेकिन पूरा नहीं। 6 के 6 घंटे स्टूडेंट्स को हम ई एजुकेशन देने का अगर सोचे तो एक्स्ट्रा स्टाफ का जो है सरप्लस होने का चांस बढ़ता है। इसीलिए हम मिक्स्ड मोड स्ट्रैटेजी अगर यूज़ किए, 50% ऑनलाइन क्लासेस और 50% ट्रेडिशनल क्लासेस, ये मोड अगर हम यूज़ किए और टीचर्स को कुछ ट्रेनिंग दिए, तो 2-3 साल 4 साल के अंदर हम हमारा ई एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। दूसरी बात, ये ई एजुकेशन हम समाज में बच्चों को देते समय समाज की प्रतिक्रिया क्या आएगी बोल नहीं सकते। आज संकट है, इसीलिए हम सोच रहे कि ई एजुकेशन दे देंगे, लेकिन ई एजुकेशन के आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके बारे में अगर हम सोचें तो थोड़ा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इफ़ेक्ट्स इसके अंदर होने वाले हैं। कल्चरल इफ़ेक्ट्स का अगर हम तो आज 90% स्टूडेंट्स, 90% बच्चे जो है मोबाइल यूज़ करते हैं। 80% कम से कम, 20% नहीं करते होंगे। लेकिन आज के डेट में ये जो इनका मोबाइल यूज़ करने का जो स्टाइल है, ये फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई नहीं कर रहे लोग, ये सभी इनफॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स समाज के अंदर हमारा ये जो रेगुलर एजुकेशन है, इसको छोड़ के जो भी बातें आती है, जिसका नॉलेज बढ़ाने में यूज़ होता है, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं। उसका नॉलेज बढ़ने वाला है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को पकड़ के, सिलेबस को कंसिडर करके पढ़ाई करते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, उसमें मार्क्स अचीव करते हैं, कुछ नए नए टेक्निक्स पढ़ते हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर सभी बातें आ जाती है। अगर किसी ने मुझे कहा कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का मतलब क्या है, शिक्षित और अशिक्षित, अशिक्षित, उसको, ये दोनों को पकड़ के मैं और एक वर्ड उसके अंदर ऐड करता हूँ, शिक्षित, अशिक्षित, सुशिक्षित। अशिक्षित का मतलब ट्रेडिशनल शिक्षा उसने लिया नहीं। शिक्षित का मतलब उसने पढ़ाई की है, लेकिन उस पढ़ाई का अपने व्यवहारिक लाइफ में उसका यूज़ करने का उसको आता नहीं। और सुशिक्षित का मतलब जिसने फॉर्मल एजुकेशन किया नहीं, लेकिन व्यवहार में वो अगर धीरू भाई अंबानी जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे, लक्ष्मण भाऊ दराड़े जैसे ऐसे एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिकल जैसे वसंत दादा पाटिल थे, चौथी पास थे, लेकिन वो सुशिक्षित थे। सुशिक्षित का मतलब शिक्षण लेके जो हम डेवलप होते हैं, वैसा ही डेवलपमेंट, व्यवहारिक ज्ञान उसके अंदर आता है। इस बात को हम छोड़ देंगे। हमारा मेन एम है ई एजुकेशन, उसके होने वाले इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो सोशल इम्पैक्ट के बारे में अगर सोचे तो मेरा ये मानना है, आने वाले 10-15 साल में या कई 5-10 साल में कंप्यूटर का जो यूज़ हम आज कर रहे हैं, बच्चों का जो उसका यूज़ करने का स्टाइल है कंप्यूटर का, मोबाइल का, वो बढ़ गया है।
अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन की पढ़ाई कम कर रहे बच्चे, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट, मेरा ओपिनियन ये है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल, कहने का मतलब ये है, इसके इम्पैक्ट जो है उसके सामाजिक मानसिक स्थिति का संतुलन बच्चों का डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूअसली अगर हम मोबाइल के ऊपर गेम खेलते बैठे या कुछ पढ़ाई करते बैठे तो उसका इम्पैक्ट नो डाउट होने वाला है। इसीलिए मिक्स्ड मोड स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा, और जो मोबाइल ऐप या मोबाइल या टैब बच्चों को हम देने वाले हैं उसके अंदर एजुकेशन फील्ड को रिलेटेड जो भी नॉलेज है उतना ही नॉलेज उसके अंदर अपलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उतना ही उसे एक दिन के अंदर 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे देखने के लिए या पढ़ाई करने के लिए उसको मिलना चाहिए। अगर हम टेलीविज़न का, महाराष्ट्र शासन, हमारे शिक्षण मंत्री बच्चू कडू साहब ने 4 दिन पहले टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट किया कि हम कुछ टेलीविज़न के चैनल्स मराठी माध्यम के एजुकेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये लॉजिक अच्छा है। एक टेलीविज़न का चैनल 2 क्लास के लिए अगर यूज़ किए तो हमारे आगे के एजुकेशन के लिए 10-15 चैनल के अंदर ये एजुकेशन हम कवर कर सकते हैं। और टेलीविज़न का यूज़ अगर किए तो बच्चों को क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो करने के लिए चांस नहीं मिलता। अगर हम टैब का यूज़ किए, मोबाइल का यूज़ किए, तो वर्चुअल क्लास के थ्रू जो लोग पढ़ाते हैं उन्होंने अगर उसके नीचे उसी टॉपिक के सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में अगर क्वेश्चन पेपर के रूप में दिए, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर एक टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 25 या 50 क्वेश्चन अगर डाल दिए बाय कोडिंग, बच्चा जब ये पढ़ाई करता है, टॉपिक पूरा रीड करता है या देखता है, तो उसके क्वेश्चंस पेपर को ओपन करके उसके क्वेश्चन कितने सॉल्व कर सकता है, उसका प्राइमरी स्टेज का उसका सपोज 25 में से उसको 10 मार्क मिले या 50 में से 40-30 मार्क मिले। दूसरा पेपर, दूसरी टेस्ट दोबारा वो जब वर्चुअल सेशन देखेगा उसके बाद में अगर उसने सॉल्व किया तो उसके अंदर भी उसके कम ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 3 टेस्ट अगर हमने लिए, 3 टेस्ट का एवरेज निकाल के उसके मार्क्स अगर कंसीडर किए तो ये इसका एक टॉपिक उसके मार्क्स फाइनल कर सकते हैं। ऐसा इसी तरीके से एक सब्जेक्ट के अंदर 10-12 टॉपिक हो सकते हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर 3-3 क्वेश्चन पेपर वहीं के वहीं स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई करके सॉल्व किए तो 3 महीने का सेमिस्टर, 6 महीने का सेमिस्टर या 1 साल का एग्ज़ाम हम कंसिडर किए तो 1st to 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को खाली हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देके सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके डायरेक्ट आंसर्स हमें मिल सकते हैं। और ये लॉजिक जो है जैसा सीईटी में हम यूज़ करते हैं, सीईटी, नीट, ये जो एग्ज़ाम्स है, ये एग्ज़ाम्स में मेरा ओपिनियन ये है कि एक एग्ज़ाम के बजाय उस स्टूडेंट के अगर 3 एवरेज एग्ज़ाम्स हमने अगर लिए 1, 2, 3 बाय कीपिंग सम गैप ऑफ डेज, तो ये 3 टेस्ट का एवरेज बच्चों के नीट के लिए भी आगे एवरेज निकाल के काम में आता है। सवाल आ जाता है कि एग्ज़ाम बच्चा जब सेशन देखता है उसके आंसर लिखता है, कॉपी करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कॉपी करने के चांसेस बढ़ने का आ जाता है, कुछ ओपन बुक टेस्ट के जैसा होने के चांसेस है, लेकिन स्पैन ऑफ टाइम जो है अगर हम स्टैंडर्डाइज किए तो इसको देखने का जो, कॉपी करने का जो चांस है कम हो सकता है। 3 घंटे के बजाय उसका टाइम कम करना पड़ेगा।
दूसरी बात, एक पहले टेस्ट में उस बच्चे ने 50 में से सपोज 45 मार्क लिए, और दूसरी टेस्ट में उसी टॉपिक के ऊपर दूसरा पेपर अगर उसने 30 लिया और तीसरा 35 लिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले टेस्ट में उसने कॉपी करने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो भी 3 का एवरेज अगर निकाल दिए तो 40 के आसपास मार्क्स जा सकते हैं। कहने का मतलब टेस्ट जितने बढ़ेंगे उतना एवरेज क्लैरिटी आ जाएगी और उसके स्टैंडर्ड जो है हमें समझ में आएगा। अब सवाल पैदा हो जाता है, एग्ज़ाम्स उसका की बच्चों को देना, एनरोलमेंट करना, एग्ज़ाम लेना, उसकी पढ़ाई। आज के डेट में ये कोरोना की महामारी आने की वजह से हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी जाने के बाद इस एजुकेशन को अगर हम आगे बढ़ाए तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो अपने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो कोर्सेस 15-20 साल पहले जो स्टार्ट हो गए थे, ओपन यूनिवर्सिटी का जो लॉजिक था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन समय के साथ साथ ये कोर्सेस, इसमें से कुछ कोर्सेस बंद किए गए। ये दोनों भी अभी चालू है, लेकिन इसको सेकेंडरी कंसीडर किया गया। जो बच्चे गरीब है, जिनको पढ़ने का कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं है, सर्विस करते हैं, पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक भी आगे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसका नॉलेज ये YCMU के थ्रू या ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू बढ़ने के चांसेस अच्छे थे, लेकिन क्या हो गया पता नहीं। गवर्नमेंट ने इसका इम्पोर्टेंस कम करने की कोशिश की, इसको देने वाले जो फंड्स थे वो कम किए गए। फंड कम होने की वजह से ये एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कम हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, ये लॉजिक अगर उसी समय से अच्छी तरह से डेवलप हो जाता तो कई ओपन यूनिवर्सिटीज़ आगे आ जाते थे और आज के डेट में उसका हमें बिल्कुल यूज़ होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं, वो बैड लक है। तो अभी भी गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ऑनलाइन ई एजुकेशन बच्चों को देना ज़रूरी है। देते समय उसको क्या देना, क्या नहीं देना, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। कुछ लोग डरने वाले हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी सर्विस जाएगी, कुछ टीचर्स लोगों का, कुछ अदर। लेकिन मुझे ये समझ में आता है, कंप्यूटर 1960 में अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देश में, थोड़ा जर्मनी में यूज़ करने लगे थे। 1980 में इंडिया के अंदर उसका थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, एक कॉलेज में एक कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर के लिए AC रूम थी, और अंदर जाते समय हमको शूज़ वगैरह सभी निकालना पड़ता था। जीनित कंपनी का कंप्यूटर था, 1.5 लाख 2 लाख कीमत थी उसकी। लेकिन कुछ दिनों के बाद डेवलपमेंट बढ़ता गया। हम जब एक कंप्यूटर के ऊपर हमारे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के प्रोग्राम स्टार्ट करते थे, आज प्रॉब्लम स्टार्ट किए तो एक दिन के बाद उसका आंसर हमको मिलता था। रात भर कंप्यूटर चालू रखना पड़ता था। कंप्यूटर के अंदर वर्जन निकल गए, पेंटियम 4, पेंटियम 5 तक हमने देखा, उसके बाद में 98 तक, उसके बाद में वर्जन चेंज हो गए और कंप्यूटर के अंदर जो क्रांति हो गई, कंप्यूटर की स्पीड इतनी बढ़ गई कि इमेजिन नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में भी इंटरनेट की स्पीड बढ़ने वाली है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ने वाली है, मोबाइल और टैब, लैपटॉप, ये सभी फैसिलिटीज़ और इसका स्पीड बढ़ने वाला है। इसका यूज़ अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किए और मिक्स्ड मोड स्ट्रैटेजी यूज़ किए तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज़ को डर कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ई एजुकेशन स्टार्ट किए तो गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। इसके एजुकेशन के लिए अलग बजट
और एक्स्ट्रा बजट का प्रोविज़न करना पड़ेगा। ये प्रोविज़न करके हम छोटे छोटे देहात तक ई एजुकेशन के थ्रू पहुंच सकते हैं। प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स तो इसके हर एक इन्वेंशन का फ़ायदा और तोटा दोनों भी देखना पड़ता है। कौन सा भी इन्वेंशन इन्वेंट होते समय अपने साथ कुछ अच्छी बातें लाता है और कुछ बुरी बातें न लाने की कोशिश करते हुए भी आ जाते हैं। आज हम देखते हैं साइंस ने कितनी तरक्की की। ये तरक्की अगर हम इंसान के प्रॉफिट के लिए, इंसान के भलाई के लिए अगर यूज़ किया तो जग शांततामय मार्ग से आगे जाएगा। लेकिन हर दिन हम देखते हैं एक आध दूसरा देश नए नए रॉकेट निकालता है, नए नए इन्वेंशन करता है, उसका यूज़ करके सबको डराने के काम चलते हैं। लेकिन ये एजुकेशन के थ्रू हम हमारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर मास्टर बनाए तो आने वाले दिनों में हम ये एजुकेशन के ऊपर का जो एक्सपेंडिचर है ट्रेडिशनल एजुकेशन का थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये एजुकेशन प्योरली ई एजुकेशन अगर बनाए तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश के सामने आने वाला है। कल्चर जो है, इंडियन कल्चर जो है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। ये इम्पैक्ट अगर कम करना है तो मिक्स्ड मोड स्ट्रेटेजी यूज़ करके हम ई एजुकेशन का लॉजिक डेवलप करना, समय का ये है, समय के साथ चलना, ऐसा उसको मैं मानूंगा। यहाँ हमारे कैड सेंटर के संचालक अविनाश जी चाटे सर एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आज तक उन्होंने कम से कम 400 मोटिवेशनल सेमिनार दिए हैं। थ्रू आउट इंडिया उनके सेमिनार होते हैं। कैड सेंटर ने मुझे यहाँ मेरा विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया। मैं प्रोफेसर दाड़गे TS, प्रिंसिपल विलासराव देशमुख फाउंडेशंस स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक लातूर, यहाँ प्रिंसिपल बोल के वर्क करता हूँ। और शिक्षण क्षेत्र के अंदर कुछ अपने विचार रखने के लिए कैड सेंटर ने मुझे संधि दी, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे कई स्टूडेंट्स लास्ट 30 इयर्स में थ्रू आउट इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड में आज सर्विस करते हैं। मेरे हाथ से कम मैंने 5000 इंजीनियर्स बनाए हैं, जिनको मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ाया। संपूर्ण भारत में आज के डेट में हर एक स्टेट में मेरे कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स तो बिल्कुल है। अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, कौन से भी कंट्री में अगर गए, मैं आज फेसबुक के ऊपर देखता हूँ मेरे कम से कम 3000 फॉलोअर्स हैं, जो मैं उसमें मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। और कई स्टूडेंट्स उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं। ये होने के लिए मैं ये सेशन में आया हूँ। आप लोग ने मेरा विचार अच्छी तरह से सुन लिया, लास्ट तक सुन लिया, इसीलिए मैं प्रोफेसर दाड़गे आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय स्वदेशी।